हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो अब वीडियो को क्लिक कर लिए हो तो वीडियो को पूरा मेरे साथ देख लो और इस क्वेश्चन से 2024 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे साथ मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। अब देखो GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH रिलीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ट्रांसफर टू एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और उसको एंटीरियर पिट्यूटरी में लाना होता है, तो किसके थ्रू आता है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनता कैसे है, तो बनता है हाइपोथैलेमस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है हाइपोफैशियल पोर्टल वेन्स के द्वारा। तो आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GnRH सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में बनता है GnRH, मेनली स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ। तो GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, तो ये स्टिमुलेट करता है FSH और LH को, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। जब GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो देखो इसमें ढूंढो, स्टिमुलेशन सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। अब LH और FSH को हम लोग एंड्रोजेंस भी बोलते हैं, तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस होगा। आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड फ्रॉम। तो देखो ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों हार्मोन हैं और ये प्रोड्यूस किया जाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है और ये रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन विच इज हेल्पफुल इन चाइल्ड बर्थ। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जो कि चाइल्ड बर्थ में काम आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज वासोप्रेशन विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। अब देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। तो रीजन इनकरेक्ट है और एसर्शन ट्रू है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो कि एम्स का आया हुआ है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन excites the anterior lobe of pituitary gland to produce adrenocorticotropic hormone। तो देखो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने को स्टिमुलेट करता है। तो एसर्शन करेक्ट है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट ग्लूकाकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। अब देखो जो ACTH निकला है पिट्यूटरी से, वो कहाँ पे आके एक्ट करता है, तो वो एड्रीनल ग्लैंड पे आके एक्ट करता है, जिससे ग्लूकाकोर्टिकोइड्स और मिनरल कोर्टिकोइड्स निकल रहे होते हैं, लेकिन दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा। बिकॉज लगा के जब चेक करोगे तो दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। तो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। अब स्टीरॉयड हार्मोन कैसे हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, और हमारा मेम्ब्रेन जो होता है सेल का वो लिपिड से बना होता है, तो लिपिड को क्रॉस करके जाके DNA से बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग द DNA एंड फॉर्मेशन ऑफ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। आंसर होगा सी। अब बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज हाइट बिकॉज। तो देखो जो हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो देखो एडल्ट के समय हाइपोफेशियल प्लेट क्लोज हो चुका होता है। जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं
कोई भी ह्यूमन एडल्ट हो जाता है तो हाइपोफिशियल प्लेट जो कि लॉन्ग बोन के एंड पे होता है वो क्लोज हो जाता है, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन वहाँ पे जाके नहीं ग्रोथ करा पाता है हड्डियों का। ठीक है, तो देखो पहला ही ऑप्शन है एपिफिशियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है क्योंकि ये स्टोर करता है हार्मोन को और रिलीज करता है, बनाता नहीं है। तो ये इट अर्ली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। अब वो बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सिंथेसाइज कहीं और होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस में होता है। तो देखो एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आंसर जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट पिट्यूटरी डिपेंडेंट। अब इसमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी डिपेंडेंट नहीं है? तो देखो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है का सिक्रीशन पिट्यूटरी डिपेंडेंट नहीं होता है, बाकी सारा ये तीनों जो दिख रहा है ये तीनों पिट्यूटरी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाता है तो वो स्टिमुलेट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट इफेक्ट। तो देखो जो एल्डोस्टेरोन काम करता है उसके ठीक अपोजिट एएनएफ काम करता है, रिलैक्सिन के अपोजिट इनहिबिटिन काम नहीं करता है। रिलैक्सिन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, ठीक है, ताकि बेबी बर्थ अच्छे से हो जाए, लेकिन इनहिबिन एफएसएच को निकलने से रोकता है। तो इनका दोनों का अपोजिट नेचर नहीं है, बाकी इनका एंटागोनिस्टिक नेचर के होते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। द पेशेंट इन द पिक्चर पॉसिबली, देखो ये पेशेंट है, इसका देखो हर चीज़ बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, तो ये एडल्ट हो चुका है और इसमें अभी भी ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है। ठीक है, तो ये जब ग्रोथ हार्मोन निकल रहा होगा तो एक्रोमेगाली होता है एडल्ट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द ग्रोथ करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स जिस सोर्स से ये बनते हैं और इनका फंक्शन बताना है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ये गलत है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारा नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, आंसर होगा बी, बाकी इनका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट कॉजेज डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लो BMR, लो बॉडी टेम्परेचर, पफी स्किन, द डिजीज इज। अब देखो ये जो कैरेक्टर दिया हुआ है ये माइक्सोडेमा का है। ठीक है, पहला माइक्सोडेमा में क्या होता है कि थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण BMR लो हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट लो हो जाएगा, लो बॉडी टेम्परेचर होगा, पफी स्किन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence, quotient and abnormal skin। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, एक फीमेल है जो कि सफ़र बेबी को बर्थ दी है, उसमें ये कैरेक्टर देखने को मिला है। ठीक है, ये सिम्टम देखने को मिला है। तो ये केराटिनिज्म का सिम्टम है और ये केराटिनिज्म तब होता है जब मदर अच्छे तरीके से आयोडीन की इनटेक ना कर रही हो, प्रेगनेंसी के समय अच्छे से आयोडीन नहीं लेने पे ये सिम्टम बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। नेक्स्ट, विच इज 32 अमाइनो एसिड वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड हार्मोन। 32 अमाइनो एसिड वाटर सॉल्युबल जो होता है पेप्टाइड हार्मोन वो आपका होता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन जो होता है 32 अमाइनो एसिड वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथॉर्मोन इन्फ्लुएंसेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन बाय रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखो पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म कराएगा और विटामिन डी का जब मेटाबॉलिज्म होगा तब एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का, आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रीशन। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन होता है वो इंसुलिन का सिक्रीशन पैंक्रियाज से कराता है, वो है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के PYQ देखने वाले हैं।
जो कि नीट 2024 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और ये इन सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग के टिप पे रखना, आगे रखना। 2024 एग्जाम देते समय ये तुम्हारे दिमाग में एकदम फिक्स होनी ही चाहिए एकदम, चाहे तुम कितना भी पढ़े हो, PYQ तुम्हारे दिमाग में फिक्स होनी ही चाहिए इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, मतलब हीट का रेगुलेशन हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, ठीक है। हमारे बॉडी का हीट रेगुलेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ फंक्शन, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है उसके फंक्शन से, ठीक है। पहला मेडुला कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये ट्रू है, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है हमारे ब्रेन का, वो रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। चलो इस स्टेटमेंट को याद करो। नेक्स्ट, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस स्टेट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो हमारा इनकरेक्टली पूछा है तो आंसर चला जाएगा बी, ठीक है। बाकी ये सही है। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग ऑफ हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ये भी स्टेटमेंट याद कर लो, हाइपोथैलेमस का फंक्शन। कॉर्पस कोलेसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरिबुलर हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the statement about the human neural system and find out wrong ones इसमें से फाइंड करना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो ऑटोनॉमिक जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्लासिफाइड होता है, तो यही स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। रॉन्ग वन पूछा तो आंसर चला जाएगा सी, ठीक है। बाकी सारा स्टेटमेंट आप पढ़ लो, ये करेक्ट है। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीनस टू इन्वॉल्यूटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स, करेक्ट है। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम दी सीनस टू स्केलेटल मसल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्रीजेड ऑफ 3 पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिंड ब्रेन जो होता है पोन्स सेरिबेलम मेडुला, तीन चीज़ें होती है हिंड ब्रेन में, ठीक है। पोन्स सेरिबेलम मेडुला, तो इनमें से कौन सा पूछा है कि एक पार्ट दिया हुआ है, तो सेरिबेलम पार्ट अपना हिंड ब्रेन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैगिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर, आइडेंटिफाई द लिस्ट 2 लेवल फ्रॉम A to D। अब देखो ये अपना A जो दिख रहा है ये सेरिब्रम है, ठीक है। B जो है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और C जो दिख रहा है ये पोन्स है, और D जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेरिबेलम है, ठीक है। तो हमको A से D तक बताना है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए सी मिड ब्रेन और सेरिबेलम, तो सी वाला जो था अपना मिड ब्रेन नहीं था, पोन्स था, तो ये गलत हो गया। ए सेरिब्रम था, ठीक है, और सी पोन्स है, तो सी पोन्स है, ये बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। देखो बी कॉर्पस कोलेसम, तो बी अपना कॉर्पस कोलेसम नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ए सेंट्रल हेमिस्फीयर, बी सेरिबेलम, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। The thermal regulation center of body located on the dash of brain, hypothalamus of brain, ये हमने पहले भी देखा, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नीसेल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो नीसेल्स बॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्म से बना हुआ होता है, ठीक है। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय, माइलिन शीथ कौन सा प्रोड्यूस करता है, न्यूरॉन्स के साइड में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, और स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दो मिलके माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, बाइपोलर न्यूरोन्स इज फाउंड इन, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारे रेटिना में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। तो रिसेप्टर साइट कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर में, ठीक है। तो एक होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये अपना एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन के इस वाले पॉइंट पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनता है और उसके बाद जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आंसर जाएगा सी, ठीक है। द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो होता है अपना स्टाइल कोलिन, ठीक है। नेक्स्ट, which of these is excitatory neurotransmitter in brain? excitatory neurotransmitter in brain जो होगा वो होगा ग्लूटामेट, ठीक है। गाबा का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये न्यूरोमस्कुलर न्यूरॉन्स का जंक्शन का सीन दिया हुआ है। तो देखो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये वेसिकल्स है, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये दो के बीच में जो स्पेस है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच स्पेस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और ये जो देखो रिसेप्टर लगा हुआ है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये रिसेप्टर देखो रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर बी इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये वाला जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, ठीक है, और बी अपना साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो सी न्यूरोट्रांसमीटर, तो सी अपना न्यूरोट्रांसमीटर नहीं था, डी कैल्शियम, ये भी अपना ऑप्शन गलत है। ए रिसेप्टर, तो ए जो था वो रिसेप्टर था, ठीक है, तो करेक्ट है। सी साइनेप्टिक वेसिकल, सी वाला जो था अपना साइनेप्टिक वेसिकल था, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी साइनेप्टिक कनेक्शन, ये भी गलत है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट न्यूरॉन्स, तो जितने भी मोटर्स न्यूरॉन्स होते हैं वो इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आते हैं कहाँ पे, पेरिफेरियल मसल्स के पास, इफेक्टर के पास, जहाँ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये असर्शन ट्रू है। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, अब ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच मोटर न्यूरॉन्स कनेक्शन नहीं कराते हैं, तो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिगिनिंग विथ सेंसरी रिसेप्टर। अब सेंसरी रिसेप्टर से करेक्ट सीक्वेंस थी करना है। तो पहला बात तो सेंसरी रिसेप्टर पे सेंस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है रिसीव होता है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस रिसीव होता है सेंसरी रिसेप्टर पे, ठीक है। और उसके बाद उसको सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से भेजा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो ई के बाद डी आएगा, ठीक है। उसके बाद मामला जाता है इंटर न्यूरॉन के पास, ठीक है, और इंटर न्यूरॉन के बाद जाता है मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल्स को लेके आता है कहाँ, इफेक्टर के पास। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ठीक। नेक्स्ट, द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर कॉन्सन एंड अर्ज फॉर ईटिंग। तो जो अपना नर्व सेंटर होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ईटिंग का अर्ज को कंट्रोल करता है, वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। द ऑप्टिक लोब्स इन ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फंक्शन। अब इसका इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट PYQs देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप अपने नोट्स को निकाल लें और मेरे साथ ये क्वेश्चंस करें। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक्स को दोबारा 3 बार 4 बार जरूर पढ़े, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर मेरा क्वेश्चंस की एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन का फंक्शन बताना है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन होता है, उसका काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? तो ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। समझ आया? तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायपीडिएसिस? डायपीडिएसिस का मतलब क्या है? तो डायपीडिएसिस का मतलब है कि टिश्यू जो ब्लड कैपिलरी होता है हमारे, उसमें से टिश्यू स्पेस में जब WBC माइग्रेट करता है, जाता है, उसी को बोलते हैं डायपीडिएसिस, ठीक है। एम्स का क्वेश्चन है तो इसको याद कर लो, इस पॉइंट को याद कर लो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो अपने नोट में कि डायपीडिएसिस क्या होता है। तो माइग्रेशन ऑफ WBC इनटू द टिश्यू स्पेस फ्रॉम कैपिलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, adult human RBC are enucleate. Which of the following statements are most appropriate explanation for this feature? अब देखो जो एडल्ट आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। एडल्ट मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको स्पेस चाहिए होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, बाकी कोई रीजन नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस, गलत है। दे आर सोमैटिक सेल्स, गलत है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये फोर्थ करेक्ट है, तो ओनली फोर्थ करेक्ट है, आंसर जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें से क्लॉटिंग डिसऑर्डर किसके कारण होता है? चलो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करो, ठीक है। देखो थ्रोम्बोसाइट जो होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स कम पड़ गया तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। अब ब्लड से सीरम कैसे डिफरेंट होता है? तो देखो सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे 2024 में, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो न्यूट्रोफिल कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट्स होते हैं सबसे ज्यादा, उसमें न्यूट्रोफिल होता है, नो डाउट ये करेक्ट है, ठीक है। स्नोफिल्स रेसिस्ट इन्फेक्शन, तो स्नोफिल्स रेसिस्ट करता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो बेसोफिल्स का काम होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करना, करेक्ट है। नेक्स्ट, आरबीसी इन मैमल्स आर इन्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स। यहां देखो ये गलती कर दिया, बाइकॉन्वेक्स नहीं, बाइकॉन्केव शेप होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ना। देखो ये छलावा किस तरह से छल किया है यहाँ पे एनटीए ने, आंसर जाएगा डी, ठीक है। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है और बताना है कि ये किस चीज का डायग्राम है और इसका कैरेक्टर बताना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस से इसका पहचान होगा। ये है बेसोफिल सेल्स और इसका काम होता है सेरोटोनिन का सिक्रीशन करना, हिस्टामिन सेरोटोनिन का सिक्रीशन करना, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is necessary for initiation of blood clotting process? अब देखो इस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर जरूरी होता है? देखो जिपमर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो पहला रिक्वायरमेंट होगी टिश्यू फैक्टर, दूसरा हैगमैन फैक्टर एंड तीसरा कैल्शियम आयन, ठीक है। ये तीनों फैक्टर आप याद कर लो, पहला टिश्यू फैक्टर, दूसरा हैगमैन फैक्टर और तीसरा कैल्शियम आयन की व्यवस्था होगी नेसेसरी फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, ठीक है। इट हेल्प इन मेंटेन द
फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो फ्लूइड बैलेंस बॉडी के बैलेंस नहीं करता, ये गलत है। इट कंटेन इन लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स ऑफ मैमल्स, ये करेक्ट है। जो भी जब भी आपको लिम्फ चाहिए होगा तो लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फेटिक ऑर्गन्स में जाके ढूंढना पड़ेगा इसको। इट डिराइव फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, ये भी करेक्ट है। इट कंटेन्स लेस एंटीबायोटिक, इसमें बहुत कम एंटीबायोटिक होता है। देन प्लाज्मा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, अब देखो इनका फ्लो जो होगा लिम्फेटिक सिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट हेल्प इन कंजर्व प्रोटीन एंड रिमूव बैक्टीरिया, करेक्ट है। ये प्रोटीन को, इसके अंदर प्रोटीन होता है और बैक्टीरिया को ये रिमूव करते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो देखो कौन कौन करेक्ट है आंसर अपना, देखो 2, यहाँ पे 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 6 आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्व पे, ठीक है। तो देखो ट्राइकास्पिड वाल्व किसके किसके बीच होता है, तो ट्राइकास्पिड वाल्व जो होगा और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच होता है, तो ये ए का 3 हो जाएगा। अब बाइकास्पिड वाल्व जो होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेमिल्यूनर वाल्व जो होगा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है, तो आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इनमें मिलान करना है। तो कोरोनरी साइनेसिस किस में होता है, ठीक है। तो कोरोनरी साइनेसिस मतलब थिबीसियन वाल्व, ठीक है। कोरोनरी साइनेसिस में कौन सा वाल्व होता है, थिबीसियन वाल्व। बेस ऑफ सिस्टेमिक ओर्टा, जो सिस्टेमिक ओर्टा होता है उसके बेस में जो होता है सेमिल्यूनर वाल्व होता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, अब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसको बोलते हैं मित्रल वाल्व, ठीक है। तो आर का फर्स्ट हो गया। ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, तो इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग को स्टिचियन वाल्व प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बंडल ऑफ हीस इन हार्ट इज, तो देखो बंडल ऑफ हीस जो होता है मस्कुलर टिश्यू का बना होता है और ये सप्लाई किधर से होता है, अराइज किधर से होता है, तो अपना वेंट्रिकल से अराइज होता है, तो मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज अंडरगोइंग आर्टिफिशियल पेस सेटर ट्रांसप्लांट देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्रांसप्लांटेशन अकर। अब देखो एक पर्सन अगर आर्टिफिशियल पेस सेटर लेता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लेता है, उसका पेस मेकर खराब हो चुका है, सैन जो है खराब हो चुका है, सिनोएट्रियल नोड खराब हो चुका है, तो जब भी ट्रांसप्लांटेशन होगा आर्टिफिशियल पेस मेकर का तो वो होता है राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है, और तार के थ्रू कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम के ऊपर में जाके उसको लगाया जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन होगा राइट वेंट्रिकल्स पे। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर दिया हुआ है और इसमें देखो 100 ml डिस्टोल इसका कितना दिया हुआ है 100 ml और सिस्टोल जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो कि अब आपको निकालना है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा वो आपको निकालने के लिए सिस्टोल में से डायस्टोल में से सिस्टोल को घटाओ तो ये हो जाएगा 50 ml, ठीक है। अगर इसमें से इसको घटाओगे, डिस्टोल में से सिस्टोल को घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट्स में इससे डिवाइड कर दोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो हमें क्या मिलेगा, हार्ट रेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको निकालना होगा, 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करो और 50 ml से डिवाइड कर दो तो ये लगभग आपको 100 बीट्स पर मिनट आएगा। Next question, doctor used stethoscope to hear the sound produced during each cardiac cycle. The second sound heard when. अब second sound देखो हार्ट का जो साउंड होता है वो लब और डब होता है, ठीक है। तो सेकंड साउंड तब होता है जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होता है, ठीक है। सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होगा और ब्लड फ्लो कर जाएगा वेसल्स में वेंट्रिकल से, ठीक है। आंसर होगा डी, ठीक है। अब है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट गिव्स हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट आपको जब निकालना है
तो हार्ट रेट निकालना है। तो इसने बोला है कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके हमें हार्ट रेट मिलेगा। तो ये गलत है। जब हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट से स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तब मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भी स्टेटमेंट गलत है। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाई हार्ट रेट, अब कार्डियक आउटपुट से जब हम लोग डिवाइड करेंगे हार्ट रेट को, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मिल रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये याद कर लो, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाई हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाई हार्ट रेट गिव्स स्ट्रोक वॉल्यूम। या फिर कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे, और पूछा भी गया है। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक न्यूमेरिकल कराया भी है आपको। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको जरूर इस पर फोकस करें। व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग के अंदर 5 लीटर खून होता है, ठीक है, और उसको हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। तो एक बार में वेंट्रिकल जितने ब्लड को पंप करते हैं, जितने ml ब्लड को पंप करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये लगभग आपको 70 ml के आसपास एक बार में जब ब्लड पंप करता है तो वो आपको 70 ml ब्लड को भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय राइट ऑरिकल पर मिनट। तो राइट ऑरिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप होता है उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा जितना ब्लड पंप होता है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितने 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होगा उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, कार्डियक आउटपुट। याद कर लो इसको, हर बार इससे क्वेश्चन एक दाग दिए जाते हैं एनटीए द्वारा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना 1 मिनट में ब्लड पंप होगा उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आंसर जाएगा बी। अब ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्ड ब्लड टू लीवर फ्रॉम। तो देखो हमारे शरीर में हिपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, और ब्लड को ड्रेन करता है, लीवर तक ब्लड को ले जाता है। कहाँ से ले जाएगा, तो स्टमक और इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर तक ब्लड को ले जाता है। तो दोनों आंसर अपना करेक्ट है। कभी कभी नीट वालों जो एनटीए वाले एग्जाम लेने वाले होते हैं वो गांजा फूक लेते हैं, तो 2 आंसर आपको करेक्ट निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड बी नॉर्मली कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया। अब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया कौन सा ब्लड वेसल कैरी करता है, ठीक है। तो हमारा जो हिपेटिक वेन है, हिपेटिक वेन में जो हिपेटिक वेन है उसमें सबसे ज़्यादा आपको यूरिया देखने को मिलेगा हिपेटिक वेन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। अब मैमल्स में और बर्ड्स में 2 में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें चार चैम्बर्ड हार्ट होगा उसमें 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो देखो इसमें मैमल कौन है, वेल ही मैमल है, बाकी शार्क मैमल नहीं है। शार्क फिश में आता है, फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, लिजार्ड अपना रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। तो इनमें 3 चैम्बर्ड 2 चैम्बर्ड, इसमें 2 चैम्बर्ड होगा, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। एट्रोवेंट्रिकल नोड इज पेस मेकर। ए भी नोड को हम लोग पेस मेकर नहीं बोलते हैं, SA नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल द लब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। ईच कार्डियक साइकिल में जो लब साउंड आता है, तो देखो 2 साउंड आता है, लब साउंड, ठीक है, लब साउंड, और दूसरा आता है डब, ठीक है। तो डब साउंड जो होता है वो सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोजर पे होता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम इन ईच कार्डियक साइकिल एक्सप्रेस
अप्रोक्सीमेटली 170 ml ऑफ ब्लड। तो हम लोग का टोटल 70 ml ऑफ ब्लड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ईच कार्डियक साइकिल में, तो ये गलत है स्टेटमेंट। QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG इंडिकेट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये करेक्ट है। जो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है ECG में, इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम में, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, वो होता है QRS कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या इंडिकेट करता है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज इज टर्म्ड एज, तो जब डिपोजिशन होगा फैटी सब्सटेंसेस का आर्टरीज के लाइनिंग में, उसको बोलते हैं एथेरोक्लोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर का क्या सीन होता है, ठीक है। तो देखो, मोर देन दी पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, आंसर होगा। रीड A and B and select the correct option, ठीक है। एथेरोक्लोरेसिस इज डिजीज कैरेक्टराइज बाय द थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल जब थिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं एथेरोक्लोरेसिस। और ये कैसे होता है, तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कारण होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन एक दूसरे के से इनका नाता भी है, रीजन भी है, तो आंसर होगा C, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे ABC मार्किंग है और इसके रिगार्डिंग अपना ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला देखो, ये जो है वो ट्रैकिया है, ठीक है, और ये जो D दिख रहा है ये डायफ्रागम है, B जो दिख रहा है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, और C जो दिख रहा है ये एल्वियोली है। क्लियर है? तो देखते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, C मेंशन किया एल्वियोली और थीन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है ABC के रिगार्डिंग, आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन इनका करेक्ट फाइंड करनी है। तो देखो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, A एल्वियोली है और ये थीन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। दूसरा पढ़ते हैं, लोअर एंड ऑफ लंग्स, D जो है लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है, ये डायफ्रागम है, ठीक है, तो कट गया ये। A ट्रकिया है, तो A अपना ट्रकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ये नहीं होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, B प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, B क्या है अपना प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो B देखो, B प्लूरल मेम्ब्रेन है। सराउंड द रिब्स, अब रिब्स को ये सराउंड नहीं करता, लंग्स को सराउंड करता, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैकिया टर्मिनेट्स इनटू, द ट्रैकिया किसमें टर्मिनेट होता है, तो ट्रैकिया ब्रोंकाई में टर्मिनेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए। एक्सपायरेशन ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब एक्सपायरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर, अब इंटर पल्मोनरी प्रेशर का मतलब क्या है कि जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर होगा, कम प्रेशर होगा हमारे अंदर, तो इंस्पायरेशन हो जाएगा, ये ट्रू है। देखो, सपोज दैट कि इन्वायरमेंट में प्रेशर एयर का ज़्यादा है और हमारे लंग्स में एयर का प्रेशर कम है, तो जहाँ कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, ना कि इंटरपल्मोनरी इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम, डायफ्रागम के रिलैक्सेशन से एक्सपायरेशन होता है, तो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न बाई, तो वेंटिलेशन मूवमेंट जो होता है लंग्स का वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स से नहीं किया जाता है, डायफ्रागम और कोस्टल मसल्स के द्वारा किया जाता है, तो बोथ B एंड C करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस से मोस्ट कौन सा अप्रोप्रिएट है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के समय द इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज लेस, अब इंटर पल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा, लंग्स का प्रेशर कम होगा किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इंस्पायरेशन हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज लेस, इंटर पल्मोनरी प्रेशर लेस होगा तो एक्सपायरेशन होकर इंस्पायरेशन हो जाएगा, गलत है ये।
पढ़ते हैं एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलत है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक, इक्वल होगा तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन विच अमोंग दिस इज नॉट स्टेप इन इंस्पायरेशन, रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप इसमें से नहीं होता है? तो देखो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, एल्वियोलर डिफ्यूजन O2 एंड CO2 सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड टिश्यू ये भी होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन में CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, ये अपना रेस्पिरेशन में नहीं आता है, अपना ई चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली फॉर द मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग मेकिंग कॉन्शियस इफेक्ट? पहला, वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। नहीं, हमारा जो भी ऑक्सीजन एक्सपायर करते हैं, ब्रीथ बाहर निकालते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट होती है लेकिन बहुत कम होती है। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू स्टिचियन ट्यूब बाई क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ, बोथ और नोज और माउथ क्लोज कर देंगे तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते। स्टिचियन ट्यूब मतलब हमारा कान के द्वारा। ठीक है, तो गलत है ये। लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी बाई फोर्सफुली ब्रीथिंग आउट द एयर आउट फ्रॉम देम। तो लंग्स को पूरी तरीके से खाली नहीं किया जा सकता है। देखो, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्रागम अलोंग विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। हाँ, ये करेक्ट है। ब्रीथ कर सकता है मूविंग डायफ्रागम को केवल मूव करा के, ठीक है, बिना रिब को हिलाए। तो ये आंसर जाता है सी। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलेट इज 500 ml एंड 1000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1500 ml। ठीक है। नेक्स्ट, मैच करना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 से 55 ml, तो वो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 2 में दिया हुआ है। ठीक है। अब बी का देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो अपना 1000 से 1100 ml होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। बी का 2 और 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2500 से 300 ml होता है, तो 2500 से 3000 ml होता है, तो बी का फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है। अब देखो सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा 1000 से 1100 ml होगा। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा 1100 से 1200 ml होगा, तो आंसर जाएगा बी। Next question, lungs are made up of air filled sac, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because inspiratory reserve volume। दूसरा ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम और तीसरा ऑप्शन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखो रेसिडुअल वॉल्यूम के कारण हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 ml से 1200 ml तक हमारे लंग्स में एयर हमेशा होता है, तो आंसर जाएगा डी, जिसके कारण कोलैप्स नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में के बाद हमारे शरीर में कितना एयर बच जाता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन रेस्पेक्टिवली कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन एंड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज रेस्पेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? ठीक है। तो देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बच जाएगा, उसको एयर बच जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बच जाएगा उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है। तो आंसर होगा सी, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम आरबी का क्वांटिटी जो होता है 1100 से 1200 ml होता है, तो ए का अपना क्यू हो जाएगा। ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2500 से 300 ml होता है, तो बी का टी हो जाएगा। अब वाइटल्स कैपेसिटी तो क्या होता है? तो वाइटल कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होता है
वो होता है अपना 4000 से 4600 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से 1100 ml होगा, तो डी का आर हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होगा वो सीधे चला जाएगा 3000 से 3500 ml, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाई सेल इज कॉल्ड। अब जो O2 एटमोस्फेरिक से और CO2 हम लोग बाहर निकालते हैं, O2 लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन हेल्दी ह्यूमन लंग्स एल्वियोली आर। तो हेल्दी लंग्स में पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का 104 होता है mm of Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm of Hg होता है। तो आंसर जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्टेड बिलो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी 1 to 4 एंड फॉर जम्बल रेस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। अब रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1100 से 1200 ml, यानी कि 1200 ml लेके चलते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है अपना वो होता है 4600-4500 ml तक वाइटल कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो 2500 ml तक होता है और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होगा 3500 ml होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली ऑफ लंग्स इज, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है लंग्स में? तो होता है पहला इक्वल टू दैट इन ब्लड, ब्लड के इक्वल नहीं होता है। ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है इन कंपेरिजन टू लंग्स। मोर देन दैट इन ब्लड, तो ब्लड से ज़्यादा होता है, आंसर बी चला जाएगा। लेस देन दैट इन ब्लड, ब्लड से कम भी नहीं होता है। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कम भी नहीं होता है, ठीक है। द इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज सेम एज। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसके बराबर होंगे? तो ये हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा, ये इसके बराबर होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होने वाला है। तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डायग्राम में हमें पता करना है ए बी सी का क्या है, ठीक है। तो ए किधर है? देखो ए एल्वियोलर कैविटी है, ये एल्वियोली है, तो ये एल्वियोलर कैविटी है, ठीक है। देखो डी जो है बेसमेंट सब्सटेंस है, डी में बेसमेंट सब्सटेंस है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है। सी देखो पल्मोनरी अटरी आ रहा है, पल्मोनरी अटरी आ रहा है और यहाँ से पल्मोनरी वेन का शुरुआत हो जा रहा है और ये पूरा कंप्लीट क्या है? कैपिलरी है। बी जो है RBC है, ठीक है। तो देखते हैं पहला ए क्या है? सी एट्रियल कैपिलरी, तो सी एट्रियल कैपिलरी नहीं है, ठीक है। पल्मोनरी अटरी है। पोसेसेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन टिश्यू को कैरी नहीं करता है। ये पल्मोनरी वेन या फिर एट्रियल वेनियल कैपिलरी जो होता है कैरी करता है। नेक्स्ट, ए एल्वियोलर कैविटी, ए एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ए बी ही अपना करेक्ट है। ए एल्वियोलर कैविटी है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल बी, अब ब्लड का पीएच अगर डिक्रीज हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा? तो जब ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाएगा। तो आंसर होगा ए। इसको याद कर लो, जब ब्लड का पीएच कम होगा तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बनने का, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज इसमें से कौन है? तो सिलिकोसिस जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है सिलिकोसिस। ये माइंस में होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बीमारी जो होती है माइंस में, हमेशा कूड़ा कचरा नाक के अंदर जाता तो होता है। नेक्स्ट, द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन डोर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा मेनली कॉजेज एक्सपायरेशन। तो देखो डोर्सल ये जो ग्रुप है ये एक्सपायरेशन ना करा के इंस्पायरेशन कराता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो कि वेंट्रोएट्रियल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, मेनली कंट्रोल इंस्पायरेशन, तो ये सिचुएशन के अनुसार कंट्रोल करता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो वेंट्रोएट्रियल पार्ट में जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के, वो सिचुएशन के अनुसार इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कंडीशन प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएशन में कौन सा कंडीशन हेल्प करता है? ठीक है, तो पहला नंबर की पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना चाहिए और CO2 का हाई होना चाहिए और H+ का कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस क्लोराइड आयन शिफ्ट फ्रॉम, कहाँ से शिफ्ट करेगा? तो ये शिफ्ट करता है प्लाज्मा टू RBC। ठीक है, आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं? तो सिगरेट स्मोकिंग से इम्फेसिमा होता है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट, ब्लड कैरी CO2 मेनली इन विच फॉर्म। तो जो ब्लड कैरी करता है CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन आस्थमा एंड इम्फेसिमा रेस्पेक्टिवली। तो देखो, आस्थमा और इम्फेसिमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ पे? ब्रोंकियोल्स में। और रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, यानी कि एल्वियोली में सरफेस कम हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स डिक्रीज बाय रेस्पिरेटरी सरफेस। नेक्स्ट, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as in bicarbonate ion। तो 70% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2 द कर्व ऑब्टेन। जो कर्व ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा? सिग्मोइड कर्व। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ ऑब्टेन होगा O2 और PO2 में, तो वो कैसा ऑप्शन होगा? सिग्मोइड। ठीक है। नेक्स्ट, हाई कप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हाई कप कैन बी, तो देखो हाई कप्स क्या होता है? जब जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं हाई कप्स। क्या बोलते हैं हाई कप्स को? जबकि इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन को। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, lungs do not collapse between breath and some air always remains in lung which can be never expelled because। हमेशा कभी भी एक्सपेल्ड नहीं हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है जो कि लंग्स के अंदर पुश करता है, पुल करता है। देयर इज ए नेगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वाल। आंसर होगा बी। तो इस द एमीबियोइड मूवमेंट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम। तो एमीबियोइड मूवमेंट किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इंटरेक्शन एमोंग एक्टिन फाइबर मायोसिन एंड ATP, तीनों के इंटरेक्शन से एमीबियोइड मूवमेंट होता है। एमीबियोइड मूवमेंट किस में होता है? तो अपना अमीबा में होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में होता है। नेक्स्ट, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का कौन सा सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट होता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है इस पे। इन अ मसल फाइबर आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल दैट कॉन्स्टिट्यूट द सार्कोमियर। अब मायोफिब्रिल का हमें बताना है ऑफ पार्ट जो उसमें सार्कोमियर होता है। ठीक है, पहला द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव ए बैंड। तो ए बैंड के बीच, सक्सेसिव के बीच को हम लोग सार्कोमियर नहीं बोलते हैं। ये जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। तो पहला द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स ऑफ द हार्ट्स आर। तो मसल्स ऑफ द हार्ट जो होता है स्ट्रिएटेड होगा, ब्रांच होगा और इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, तो आंसर होगा ई। इसमें स्मूथ मसल का भी कैरेक्टर होता है और स्केलेटल मसल का भी कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। ठीक है, पहला द वर्टिब्रल कॉलम इन 10 thoracic vertebra। 10 thoracic vertebra नहीं होता है। ठीक है, तो गलत है। द ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेई इज फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट नहीं होता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है दो एडजेसेंट वर्टिब्रेई के बीच में। ठीक है। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ओस्टियोपोरोसिस। तो प्रोजेस्टेरोन नहीं, ईस्ट्रोजन लेवल जब होता है तो उसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि ओल्ड पीपल में होता है, ओल्ड फीमेल में होता है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होगा कहाँ पे? जॉइंट्स में, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये आंसर डी करेक्ट है।
नेक्स्ट, लेबल द पार्ट ऑफ मायोसिन मोनोमर। ये मायोसिन मोनोमर है, ठीक है। तो इसमें देखो अपना ए जो है, ए जो दिखाई दे रहा है ये है हेड, ठीक है, ए वाला हेड है। बी जो है वो क्रॉस आर्म है, ठीक है। और सी जो दिखाया है यहाँ पे ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और डी जो दिखाया है, ये जो डी दिख रहा है ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। क्लियर है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला एक्टिन बाइंडिंग साइट, ए एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं है, ए हेड है, ठीक है, तो गलत हो गया। ए क्रॉस आर्म, तो ये क्रॉस आर्म नहीं है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है एटीपी बाइंडिंग साइट, तो एटीपी बाइंडिंग साइट ए नहीं है, ए हेड है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखो, हेड, ए हेड है, क्रॉस आर्म, सी एक्टिन बाइंडिंग साइट, डी एटीपी बाइंडिंग साइट, डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हमें पूछा है, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तब तक हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ए अपना क्या है, ए अपना है जो ये ट्रोपोनिन है, ठीक है। और बी ट्रोपोमाइसिन है। और सी जो दिख रहा है वो एफ एक्टिन है, ठीक है। पहला देखते हैं, ए ट्रोपोमायोसिन, तो ए ट्रोपोमायोसिन नहीं है, रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट लेंथ, गलत है। बी ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन, तो बी जो है ये ट्रोपोनिन नहीं है, गलत हो गया। सी जो है एफ एक्टिन है, सी जो दिखाया है ये एफ एक्टिन है, ये देखो ये एफ एक्टिन है। और ये जी एक्टिन से बना होता है, ये गोल गोल जो दिख रहा है ये जी एक्टिन है, और जी एक्टिन से जुड़ के ये बना हुआ होता है, ठीक है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, तो एच जोन कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एच जोन का फॉर्मेशन होता है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो ए बैंड में सेंट्रल गैप होता है जो एक्टिन फिलामेंट के बीच, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट में ए बैंड में जो सेंट्रल गैप होता है उससे क्या बनता है, एच जोन का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेंट। अब जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, मस्कुलर डिसऑर्डर जेनेटिक, तो जेनेटिक मस्कुलर डिसऑर्डर जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, आंसर जाएगा सी। मायोसिन हेड सेपरेट फ्रॉम एक्टिन, मायोसिन का हेड कब सेपरेट होगा एक्टिन से, ठीक है। तो ये सेपरेट होगा जब एटीपी गेट अटैच टू मायोसिन हेड, मायोसिन के हेड से जब एटीपी अटैच होगा उस समय एक्टिन से मायोसिन का हेड अलग हो जाता है, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बिकॉज, तो कैल्शियम क्यों जरूरी है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड होगा टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन, करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन स्टिमुलेशन ऑफ मसल सेल रिलीज कैल्शियम आयन कैल्शियम 2 फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब स्टिमुलेशन होगा तो कैल्शियम आयन रिलीज होगा। बाय रिएक्टिंग विथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम प्लस अनकवर एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तो देखो जब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करेगा कैल्शियम आयन तो ये एक्टिव साइट एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट को हटा देगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन का अनमास्किंग कौन करेगा, तो कैल्शियम करता है, ठीक है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन इज नोन एज टिटनस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन्स ऑकर एट, तो जो स्टिमुलेशन होता है मसल फाइबर का मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा वो किस पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये होता है द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, स्टिमुलेशन कहाँ होगा, मसल फाइबर का मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है।
नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली मैच पेयर, इसमें से रॉन्गली मैच पेयर कौन सा है? पोर्शन बिटवीन मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइंस, ठीक है, जो मायोफिब्रिल्स में सक्सेसिव जेड लाइंस को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, तो ये अपना करेक्ट है। आइसोट्रोपिक बैंड, एक्टिन को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एन आइसोट्रोपिक बैंड मायोसिन को बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड का सेंट्रल पार्ट एम लाइन नहीं होता है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड का एम लाइन नहीं होता है, तो आंसर कौन सा जाएगा? डी। सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड जो होता है वो होता है एच जोन, ये करेक्ट है। पहला, मायोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन, तो मायोग्लोबुलिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट, किडनी, मसल्स, नर्व्स, तो मायोग्लोबुलिन हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन इन ह्यूमन ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के दौरान सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टेन, ठीक है, सार्कोमियर शॉर्टेन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, सार्कोमियर छोटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड सेम नहीं, सेम रह जाता है, ठीक है, ए बैंड सेम रह जाता है, तो आंसर चला जाएगा बी, ठीक है। ए बैंड में कोई कमी नहीं आती, छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, तो करेक्ट है। 7 पेयर वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स होता है, 3 पेयर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल होता है और 2 पेयर वर्टिब्रल रिब्स होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिप ऑफ मेन, तो हाइंड लिप ऑफ मेन में टोटल 30 बोन्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पेयर ऑफ रिब्स, ह्यूमंस ओनली वाई पेयर आर ट्रू, तो एक्स पेयर ऑफ रिब्स में से वाई पेयर ट्रू होते हैं, यानी कि टोटल पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं 12 होते हैं और 7 पेयर रिब्स जो होंगे वो ट्रू रिब्स होते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शन। पहला x 12 y 5, तो जो ट्रू लिप्स होते हैं 7 पेयर होते हैं, देखो। दूसरा 24 2 गलत है, 24 12 गलत है, 12 पेयर रिप्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें से 7 पेयर ट्रू रिप्स होते हैं। ट्रू रिप्स आर अटैच डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, तो जो पीछे की तरफ हमारा अटैच होता है ये वो होता है डोर्सली, पीछे की तरफ अटैच होता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली अटैच होता है स्टर्नम से, तो आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी हीट का प्रोडक्शन इसमें से स्केलेटल मसल का नहीं है, ठीक है। लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में हेल्प करेगा, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स में भी हेल्प करेगा, बट प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट में ये हेल्प नहीं करता है। Which of the following bones does not articulate with other bones, other bones यानी कि दूसरे बोन से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो ह्यूमरस जो होता है रेडियस अल्ना से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मेलियस भी जुड़ा होता है, फैलेंजेस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन हायोइड बोन जो गर्दन का बोन होता है वो एक दूसरे, वो किसी से भी अटैच नहीं होता है, तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, तो एक्रोमियम प्रोसेस कहाँ फाउंड होता है, ठीक है। फर्स्ट, पेल्विक गॉर्डल ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल के पेल्विक गॉर्डल में एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होता है। स्कॉल ऑफ फ्रॉग, ये इसमें भी नहीं होता है। वर्टिब्रल ऑफ बर्ड्स, ये भी नहीं होता है। पेक्टोरियल गॉर्डल्स ऑफ मैमल्स में अपना क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस पेक्टोरियल गॉर्डल में प्रेजेंट होता है मैमल्स के। Next question, 3 of the following pairs of the human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair not matched, on pair सही मैच नहीं है। Divide the non matching pair, non matching pair को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो देखो, स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, ये करेक्ट है। क्लेवाइकल और ग्लिनोइड कैविटी, तो क्लेवाइकल और ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गॉर्डल के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, पेक्टोरियल गॉर्डल के पार्ट होते हैं, तो आंसर जाएगा बी। ह्यूमरस एंड अल्ना, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट,
मेलियस एंड स्टेप्स। तो मेलियस एंड स्टेप्स जो है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, 3 बोन होते हैं जिनको हम लोग ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। तो ये भी एक करेक्ट है। स्टर्नम और रिब्स एक्सियल स्केलेटन के बात है। क्लेविकल एंड ग्लियोनॉइड कैविटी जो होते हैं वो पेक्टोरियल गर्डल के पार्ट होते हैं, ना कि पेल्विक गर्डल के। तो अपना आंसर बी होगा। नेक्स्ट जॉइंट का प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि पहला ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब ग्लाइडिंग ज्वाइंट इनमें किसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है कार्पल के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्पल के बीच ग्लाइडिंग ज्वाइंट अपना प्रेजेंट होता है। हिंग ज्वाइंट, तो हिंग ज्वाइंट जो होता है ह्यूमरस और अल्ना के बीच हिंग ज्वाइंट होता है। ह्यूमरस और अल्ना के बीच हिंग ज्वाइंट होता है। तो ए का 1 का 3 हो गया और 2 का 4 हो गया। 1 का 3, 2 का 4, आंसर अपना ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइवट ज्वाइंट। तो पाइवट ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये बिटवीन एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच पाइवट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। सैडल ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में सैडल ज्वाइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये